So good morning to all of you and welcome to the ICIS Academy. So in the behalf of ICIS Academy, we wish you all a very happy new year. So let's start today's current affairs of 1st January 2024. See the first news. Government appoints Arvind Panagria as 16th Finance Commission Chief. अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 16th फाइनेंस कमीशन का जो चीफ है वो है यहाँ पर है अरविंद पनागरिया। अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें देन दिस फाइनेंस कमीशन इज कम्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री फर्स्ट थिंग। देन अगर हम फाइनेंस कमीशन की जो ये टर्म है इसकी अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंदर यहाँ पर फाइनेंस कमीशन की बात कही गई है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन क्या है, फाइनेंस कमीशन का सेटअप और फाइनेंस कमीशन का जो फंक्शन है वो यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। देन फाइनेंस कमीशन का टेन्योर क्या है वो देखिए। टेन्योर ऑफ फाइनेंशियल कमीशन इज 5 years और सच एट ईयरलियर टाइम। दैट मीन्स फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर है वो मैक्सिमम यहाँ पर 5 years है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 5 years से पहले भी इस फाइनेंस कमीशन को डिजोल्व करके यहाँ पर नया फाइनेंस कमीशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। देन अभी यहाँ पर देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या है वो देख लीजिए। फाइनेंस कमीशन रेकमेंड द टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉर द 5 years पीरियड। दैट मीन्स इंडिया के अंदर जितना भी यहाँ पर टैक्स कलेक्शन होता है वो टोटल टैक्स कलेक्शन में टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास कितना टैक्स रखेगा और टोटल कितना रेवेन्यू वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा, उसका जो यहाँ पर डिस्टिंक्शन है वो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो है वो डिसाइड करता है। तो फाइनेंस कमीशन का जो फंक्शन है वो यहाँ पर है कि टैक्स को, और यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है उस रेवेन्यू को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किसके पास है, फाइनेंस कमीशन के पास है। ओके। देन 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो यहाँ पर आपका अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है, अगर अप्रैल 2026 से 16 फाइनेंस कमीशन स्टार्ट होगा तो फिर 2.5 years पहले अरविंद पनागरिया को 16 फाइनेंस कमीशन का चीफ यहाँ पर क्यों बनाया गया। देखिए, जब भी कोई फाइनेंस कमीशन का टेन्योर स्टार्ट होता है उससे पहले दैट मीन्स 2 साल यानी 2.5 years से पहले उस फाइनेंस कमीशन का चीफ को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। रीजन क्या है कि जब भी यहाँ पर 16 फाइनेंस कमीशन का टेन्योर स्टार्ट होगा दैट मीन्स अप्रैल 2026 से जब 16 फाइनेंस कमीशन का टेन्योर स्टार्ट होगा उससे पहले अरविंद पनागरिया जो यहाँ पर चीफ बने हैं उनको ये ऑर्डर मिला है कि आप अपने टेन्योर में दैट मीन्स 2026 से लेकर 2031 तक इंडिया के अंदर जो 16 फाइनेंस कमीशन होगा उसके अंदर आप इंडिया के अंदर कौन सा रिफॉर्म लेके आएंगे उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाइए। इसीलिए यहाँ पर उनको 2 से 2.5 साल का टाइम मिलता है कि वो एक रिपोर्ट बना पाए कि यहाँ पर वो दिखाएं कि इंडिया के अंदर उनके टेन्योर दैट मीन्स 2026 से 2031 तक वो इंडिया के अंदर फाइनेंस के ऊपर कौन सा रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को वो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर सबमिट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर 2 साल यानी 2.5 साल पहले कोई भी फाइनेंस कमीशन का जो चीफ होते हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया जाता है। अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो आपका 2021 से लेकर 2026 तक। दैट मीन्स 2021 में इसका टेन्योर स्टार्ट हुआ था बट 15th का फाइनेंस कमीशन का जो चीफ है उनका जो सिलेक्शन हुआ था वो हो गया था आपका 2017 के एंड पर। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये बोल सकते 3 साल पहले ही, दैट मीन्स लगभग 3 साल पहले 15th फाइनेंस कमीशन का जो चीफ है उनको यहाँ पर इलेक्ट कर लिया गया था। ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं अरविंद पनागरिया के बारे में। द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन संडे नोटिफाइड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू's ऑर्डर फॉर मिस्टर पनागरिया's अपॉइंटमेंट एज द चीफ ऑफ द क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी whose term of reference were approved by the cabinet on November 29। दैट मीन्स नवंबर 29 को सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर एक बिल पास किया था कि अभी 16 फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिश कर देना चाहिए और उनका जो चीफ है उनको यहाँ पर इलेक्ट कर देनी चाहिए। देन उन्होंने अरविंद पनागरिया का नाम जो है वो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है उनके पास यहाँ पर भेज दिए थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि फाइनेंस कमीशन का जो चीफ है उनको अपॉइंटमेंट कौन देता है। द आंसर इज प्रेसिडेंट। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अरविंद पनागरिया का नाम यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के पास दैट मीन्स प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर भेजते हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उनके नाम पर यहाँ पर मोहर लगा देते कि 16 फाइनेंस कमीशन का जो यहाँ पर चीफ होंगे वो होंगे आपका अरविंद पनागरिया। अगर हम अरविंद पनागरिया की बात करें तो 2015 से लेकर 2017 तक वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। ओके। Then the 16th Finance Commission will make its report available by October 31st, 2025, covering a period of 5 years starting from April 1, 2026। That means मार्च 30 को आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मार्च 31 को
15th फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन अप्रैल 1 2026 से 16th फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर होगा वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। बट यहाँ पर अरविंद पनागरिया जी को यहाँ पर ये बोला गया है कि आप अक्टूबर 31 2025 को आप अपना रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर सबमिट कीजिए। ओके, देन ऋत्विक रंजन पांडे जॉइंट सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी है, विल बी द सेक्रेटरी टू द कमीशन। दैट मीन्स यहाँ पर 16th फाइनेंस कमीशन का चीफ जो है वो अरविंद पनागरिया होंगे और यहाँ पर जो सेक्रेटरी होंगे वो होंगे आपका ऋत्विक रंजन पांडे, जो अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी है। अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें, देन दिस फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। ये भी याद रख लीजिए, 6 मेंबर्स। उनमें से एक होंगे आपका फाइनेंस कमीशन का चीफ और एक होंगे आपका यहाँ पर सेक्रेटरी। बाकी जो 4 मेंबर्स है वो 4 मेंबर्स यहाँ पर कौन सा फील्ड से आएंगे देख लीजिए। या तो वो कोई भी आपका हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस होंगे, नहीं तो अगर वो कोई भी फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस होगा, दैट मीन्स उनको इकोनॉमिक्स के ऊपर यहाँ पर नॉलेज है, तो फिर इस तरह से एक्सपीरियंस जो पर्सन है उनको यहाँ पर मेंबर्स के रूप में इलेक्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन में टोटल 6 मेंबर्स है। 6 मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ चीफ एंड सेक्रेटरी एंड 4 अदर मेंबर्स। ओके, देन द नेक्स्ट न्यूज इज तहरीक-ई-हुर्रियत once headed by सैयद अली शाह गिलानी banned by government। अब यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर में एक पार्टी हुआ करता है जिसको हम बोलते हैं तहरीक-ई-हुर्रियत, जिनको यहाँ पर बनाए थे सैयद अली शाह गिलानी 2000 आई थिंक 4 में 2004 में वो यहाँ पर फॉर्म किए थे तहरीक-ई-हुर्रियत को, जिसने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA जो है वो यहाँ पर उनको बैन लगा दिया है उनके ऊपर, और उनके ऊपर यहाँ पर UAPA के धारा लगा दिया है। UAPA क्या है देख लीजिए यहाँ पर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट, इसको हम बोलते हैं UAPA। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। द गवर्नमेंट ऑन संडे डिक्लेयर्ड प्रो पाकिस्तान सेपरेटिस्ट अमलागम तहरीक-ई-हुर्रियत जम्मू कश्मीर से बैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉर्मेंटिंग टेररिज्म and spreading anti-India propaganda in the Union Territory, involved in forbidden activities to separate Jammu Kashmir from India and establish Islamic rule। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर ये एलिगेशन लगा रहा है कि तहरीक-ई-हुर्रियत जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए प्लान बना रहा था, प्लस और जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस्लामिक रूल कैसे एस्टैब्लिश हो उसके ऊपर वो प्लान कर रहा था। इसीलिए उसके ऊपर UAPA के धारा लगाकर तहरीक-ई-हुर्रियत को यहाँ पर इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। ओके, देन द सेकंड थिंग इज अनाउंसिंग द डिसीजन, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड द ग्रुप वाज फाउंड स्प्रेडिंग एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा एंड कंटिन्यूइंग टेरर एक्टिविटीज टू फेल सेशनिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर देखिए, ये जो तहरीक-ई-हुर्रियत जो पार्टी है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा जो वो यहाँ पर फैला रहा था। ठीक है, कश्मीरी सेपरेटिस्ट पार्टी तहरीक-ई-हुर्रियत हैज बीन डिक्लेयर्ड एन अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA। दैट मीन्स अगर आप देश विरोधी भाषा यहाँ पर इंडिया के अंदर बोलेंगे यानी अगर देश विरोधी काम कुछ करेंगे तो आपके ऊपर कौन सा एक्ट लागू होता है, आंसर इज UAPA। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA। देन द अनलॉफुल एक्टिविटीज UAPA एक्ट इज एन इंडियन लॉ दैट वाज एनेक्टेड इन 1967। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पहले 395 आर्टिकल्स थे उस 395 आर्टिकल्स के अंदर आपको UAPA का टर्म जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नहीं। 1967 में यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं UAPA, टू डील विथ एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड सेशनिस्ट मूवमेंट्स। ओके, जो भी यहाँ पर इंडिया के अंदर देश विरोधी कार्य को यहाँ पर अंजाम देते हैं उनके ऊपर यहाँ पर UAPA का जो एक्ट है वो यहाँ पर लागू होता है। फर्स्ट थिंग, देन द लॉज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड पावर्स टू डील विथ एक्टिविटीज दैट थ्रेटन इंडिया सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। Then the next point is the 2019 amendments included provisions related to terrorist financing, first thing, then siege of property, individual designation and cyber terrorism। इंडिया के अंदर 2019 में UAPA को यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया था। इसके तहत जो भी यहाँ पर टेररिस्ट होंगे उनका यहाँ पर जो भी फाइनेंस होगा, दैट मीन्स उनको जो भी सोर्सेस से यहाँ पर फाइनेंस हो रहा होगा उसको यहाँ पर जब्त करना, फर्स्ट थिंग, उनका प्रॉपर्टी को भी जब्त करना, सेकेंड थिंग, देन यहाँ पर साइबर टेररिज्म जो भी यहाँ पर फैल रहा है उसके ऊपर भी यहाँ पर एक्शन लेने का काम क्या है, किसका है, UAPA का है। ठीक है,
देन यहाँ पर यूएपीए को भी और एक यहाँ पर अधिकार मिला है, वो ये कि अगर कोई भी यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर टेररिस्ट बन जाता है तो उसको यहाँ पर रेड हैंडेड पकड़ने के लिए उस स्टेट के अंदर जो डीजीपी होंगे उनका परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के ऊपर यहाँ पर यूएपीए का एक्ट लगा हुआ है और वो कोई भी सपोज हो जाए कोई भी स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो पर्सन है, उसको यहाँ पर पकड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पुलिस फोर्स है, दैट मीन्स एनआईए जो है, वो एनआईए को नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, अगर वो यहाँ पर उस आदमी को पकड़ना चाहे तो वो उस स्टेट के जो यहाँ पर डीजीपी होंगे यानी कोई भी पुलिस अधिकारी होंगे उनको उनकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी यूएपीए का एक्ट जो है वो यहाँ पर लग चुका है। तो अगर यूएपीए का एक्ट उसके ऊपर लगा है तो 2019 के अंदर इसको ये अमेंडमेंट किया गया कि एनआईए के जो अधिकारी होंगे वो उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडेड डीजीपी एंड डीजी ऑल्सो। ओके, दैट मीन्स स्टेट के अंदर जो पुलिस है उनको बिना इंफॉर्मेशन दिए, उनको बिना परमिशन लिए कोई भी पर्सन को ऊपर अगर यूएपीए का एक्ट लगा है तो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी दैट मीन्स एनआईए के जो अधिकारी हैं वो उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं। ओके, then the next news is India declares Canada based Babar Khalsa International member Lakhbir Singh Landa an individual terrorist। आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि कनाडा के अंदर एक ग्रुप और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं बाबर खालसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर खालिस्तानियों के लिए है। उसका एक मेंबर जिसको हम बोलते हैं लखबीर सिंह लांडा, उसको यहाँ पर इंडिया जो है टेररिस्ट के रूप में यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। देन देखिए न्यूज़ क्या है, इंडिया डिक्लेयर्स कनाडा बेस्ड बाबर खालसा इंटरनेशनल मेंबर लखबीर सिंह लांडा एन इंडिविजुअल टेररिस्ट। लखबीर सिंह इज द 55th इंडिविजुअल टू बी डिक्लेयर टेररिस्ट अंडर यूएपीए। इसके ऊपर भी यूएपीए का जो एक्ट है दैट मीन्स अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट जो 1967 में यहाँ पर इंडिया के अंदर बनाया गया था, लखबीर सिंह लांडा के ऊपर यहाँ पर यूएपीए का एक्ट यहाँ पर लग गया है। देखिए यूएपीए का जो एक्ट है वो यहाँ पर किसी इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लग सकता है, देख लीजिए इंडिविजुअल कोई टेररिस्ट है उसके ऊपर भी लग सकता है, और अगर कोई भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर टेररिस्ट को यहाँ पर सक्रिय करता है उसके ऊपर भी यहाँ पर लग सकता है। यहाँ पर जो पहले जो न्यूज़ था तहरीक ई हुर्रियत एक ऑर्गेनाइजेशन था, दैट मीन्स एक पॉलिटिकल पार्टी था जिसके ऊपर यहाँ पर यूएपीए का एक्ट लगा, इसलिए एमएचए दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर इसको इंडिया के अंदर बैन कर दिया। बट यहाँ पर यूएपीए कोई इंडिविजुअल टेररिस्ट के ऊपर भी लग सकता है, इसीलिए लखबीर सिंह लांडा जो यहाँ पर बाबर खालसा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा के अंदर जो खालिस्तानियों का एक ग्रुप है उसका यहाँ पर एक मेंबर लखबीर सिंह लांडा है, उसके ऊपर भी यूएपीए का धारा लग गया है और उसको इंडिया जो है टेररिस्ट के रूप में यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। ओके, अभी तक इंडिया टोटल इससे पहले 54 इंडिविजुअल के ऊपर यूएपीए का एक्ट लगा चुका था और लखबीर सिंह लांडा जो है वो यहाँ पर 55th नंबर है। ओके, देन द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज डेजिग्नेटेड लखबीर सिंह लांडा ए कनाडा बेस्ड मेंबर ऑफ द बाबर खालसा इंटरनेशनल, इसको आपको याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं बीकेआई, an individual terrorist under section 35 of the unlawful activities prevention act UAPA। अगर कोई भी यहाँ पर इंडिविजुअल के ऊपर यूएपीए का एक्टिविटी के ऊपर धारा लगता है तो वो सेक्शन 35 के अंदर आता है। ओके, आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि एग्जाम में पूछ लेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि लखबीर सिंह लांडा के ऊपर जो भी यहाँ पर यूएपीए का धारा लगा है वो यूएपीए के कौन सेक्शन के अंदर आता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि सेक्शन 35 के अंदर आता है। द नेक्स्ट न्यूज इज research underway to produce bioethanol and biohydrogen from silkworm rearing waste। सिल्कवर्म यहाँ पर एक वेस्ट है जिसको ऊपर यहाँ पर रिसर्च करके जो साइंटिस्ट है इंडिया के अंदर उन्होंने ये चीज़ देखा कि उससे बायो इथेनॉल और बायो हाइड्रोजन जो गैस है वो यहाँ पर उनको मिल सकता है। विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एम्फासिस ऑन प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ इको फ्रेंडली बायो रिफाइनरीज, द सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर CSRTI in Mysore has taken up a pilot scale project to produce bioethanol and biohydrogen from mulberry shoots, fasting and silkworm excrement। आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि फास्टिंग जो यहाँ पर बायोइथेनॉल और बायोहाइड्रोजन का जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो आपसे का मलबेरी शूट्स और सिल्कवर्म एक्सक्रीमेंट जो है उनसे होगा फास्टिंग। सेकेंड थिंग, इनके ऊपर रिसर्च कौन कर रहा है, CSRTI, और CSRTI को हम बोलते हैं सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर मौजूद है, उसका हेडक्वार्टर मैसूर में। ओके, देन द नेक्स्ट न्यूज इज आधार लिंक पे बिकम्स मैंडेटरी फॉर मनरेगा वर्कर्स। अब देखिए मनरेगा को हम क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब मनरेगा के अंदर जितने भी लोगों को यहाँ पर काम मिलता है उनको ये चीज़ बोल दिया गया था कि आप 31 दिसंबर तक अपना जो यहाँ पर लेबर कार्ड है उसके साथ आप अपने आधार को लिंक कर लीजिए।
अगर आप आधार लिंक नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट नहीं मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है वो पहले देख लीजिए। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ऐसे हैं जो कि सपोज सोचिए कि एक वेस्ट बंगाल ऐसा गवर्नमेंट है जो यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि उसके स्टेट के अंदर टोटल यहाँ पर 1 करोड़ ऐसे पीपल हैं जो यहाँ पर मनरेगा के अंदर यहाँ पर साइन किए हैं और जो रजिस्टर है। दैट मीन्स 1 करोड़ पीपल जो है वो यहाँ पर लेबर है। बट अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में यहाँ पर 1 करोड़ पीपल है ही नहीं। दैट मीन्स वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कुछ फेक यहाँ पर लेबर का नाम जो है वो यहाँ पर मनरेगा के अंदर एंट्री करके रखा हुआ था। इसलिए आप देखे हो कि वेस्ट बंगाल जो है वो यहाँ पर हमेशा स्ट्राइक करता रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनके मनरेगा वर्कर्स को पेमेंट नहीं दे रहा है। पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट मनरेगा वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देता था, देन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मनरेगा वर्कर्स के अकाउंट में पैसा भेजते थे। अब देखिए, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लेट सपोज सोचिए उनके पास यहाँ पर 50 या 60 लाख वर्कर्स है, लेकिन रियल में अगर वो यहाँ पर 1 करोड़ पीपल का रजिस्टर करती है तो 40 लाख जो वर्कर है उनका पेमेंट किसके पास रह जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास रह जाएगा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट को जो मनरेगा के वर्कर्स का जो फंड है वो यहाँ पर रोक के रखा हुआ था। इसलिए आप देखे होंगे कि वेस्ट बंगाल के अंदर आए दिन यहाँ पर स्ट्राइक होता रहता था मनरेगा वर्कर्स के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर ये अनाउंस किया था कि जितने भी यहाँ पर मनरेगा के वर्कर्स हैं वो यहाँ पर अपना जो यहाँ पर लेबर कार्ड उनको मिला है उस लेबर कार्ड के साथ यहाँ पर अपना आधार कार्ड को भी लिंक कीजिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट मनरेगा के वर्कर्स के जो अकाउंट है उन अकाउंट को यहाँ पर पैसा भेजेगा। जो उसका डेडलाइन था वो 31 दिसंबर 2023 था, जो कि कल खत्म हो चुका है। ओके, देख लीजिए, फ्रॉम द न्यू ईयर ऑल वेजेस अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा स्कीम मस्ट बी पेड थ्रू एन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ABPS, which requires workers आधार डिटेल्स टू बी सीडेड टू देयर जॉब कार्ड्स। उनके जो जॉब कार्ड के साथ यहाँ पर आपको आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम दैट मीन्स ABPS को यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा। जब तक आप ABPS के थ्रू लिंक नहीं करेंगे तब तक आपका वेज लिस्ट जो है वो यहाँ पर रिलीज नहीं होगा, और जब तक मनरेगा के अंदर वेज लिस्ट जो है वो जारी नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। द फिफ्थ एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन टू मेक द ABPS मैंडेटरी गिविंग स्टेट गवर्नमेंट्स टाइम टू रिकॉन्साइल डाटाबेस एंडेड ऑन December 31, 2023। जितने भी सारे स्टेट गवर्नमेंट थे उनको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर दिया था कि December 31, 2023 के तहत आप मनरेगा को वेबसाइट में जाकर जितने भी यहाँ पर आपका लेबर कार्ड्स हैं उस लेबर कार्ड के साथ ABPS दैट मीन्स आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू यहाँ पर आधार को जो है वो यहाँ पर लिंक कर दीजिए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या अराइज हुआ वो यहाँ पर देखिए। सिंस द फर्स्ट पुश इन दिस डायरेक्शन, जब से ये डिसीजन हुआ है, जब से ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट में लिया है, तो द रेट ऑफ मनरेगा जॉब का डिलीटेशन है सिग्निफिकेंटली राइजन। दैट मीन्स यहाँ पर जितने पहले मनरेगा के थ्रू वर्कर्स यहाँ पर रजिस्टर किए थे वो सब अपना नाम जो है वो यहाँ पर वेबसाइट से डिलीट कर दिए। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर उनके नाम को यहाँ पर डिलीट कर दिया। रीजन क्या है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी पता था कि उसने यहाँ पर फ्रॉड किया हुआ था। लेट सपोज यहाँ पर 60 लाख यहाँ पर आपके लेबर्स हैं बट आपने 1 करोड़ लेबर का नाम यहाँ पर डाल रखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इसीलिए जब से डिसीजन हुआ है तब से यहाँ पर मनरेगा के जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं वो यहाँ पर अपना नाम जो है स्टेट गवर्नमेंट उनके नाम को यहाँ पर डिलीट कर रहा है। व्हिच एक्टिविस्ट वर्किंग इन द फील्ड से इज डायरेक्टली लिंक टू द मैंडेटरी इम्पोजिशन ऑफ पेमेंट मेथड। Then the first order to enforce ABPS was issued on January 30, 2023। जनवरी 30, 2023 को ABPS सिस्टम के थ्रू जो आधार कार्ड को लिंक करने का यहाँ पर फर्स्ट आदेश मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर उसको जो डेट है उसको एक्सटेंशन किया गया February 1 तक, देन March 31, देन June 30, देन August 31 और फाइनली जो उसका डेडलाइन था वो था आपका December 31। दैट मीन्स 5 बार यहाँ पर उसका डेडलाइन जो है वो डेट इसको एक्सटेंशन किया गया था। According to the Union Rural Development Ministry data, 34.8% of job card holders still remain ineligible for the mode of the payment on December 27। That means यहाँ पर यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो यहाँ पर डाटा December 27, 2023 दैट मीन्स 4 दिन पहले इसको ये रिलीज किया है कि अभी भी 34.8% जो है मनरेगा के वर्कर्स अभी तक वो यहाँ पर अपने लेबर कार्ड के यानी जॉब कार्ड के साथ यहाँ पर ABPS सिस्टम के थ्रू आधार को यहाँ पर लिंक नहीं किए। दैट मीन्स अगर 34.8% अभी भी ऐसे मनरेगा वर्कर्स है जिनको अभी यहाँ पर पेमेंट नहीं मिलने वाला है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज 4G मोबाइल सर्विस फॉर 1117 बॉर्डर आउटपोस्ट इन द नेक्स्ट 6 years, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यह बोला कि इंडिया के साथ अगर चाइना की बॉर्डर हो जाए, पाकिस्तान की बॉर्डर हो जाए, यानी कोई भी कंट्री का बॉर्डर हो जाए, टोटल यहाँ पर 1117 बॉर्डर आउटपोस्ट में यहाँ पर 4G मोबाइल सर्विस जो है वो यहाँ पर पहुंचाने का काम अगले 6 साल के अंदर यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, देन सी द फर्स्ट पॉइंट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 4G मोबाइल सर्विस फॉर मोर देन 1100 border outposts along India international borders, including the border with China border, at a cost of 1,545.66 crore. The year-end review of the Union Ministry of Home Affairs (MHA) set, यहाँ पर देखिए आपको टोटल यहाँ पर कितना रुपये सेंक्शन है उसको भी आपको याद रखना है। टोटल यहाँ पर 1117 बॉर्डर आउटपोस्ट में 4G मोबाइल सर्विस पहुँचाने के लिए टोटल कितना लागत लग रहा है, 1,545.66 करोड़। ओके, then the MHA said that a tripartite agreement has been signed among the Department of Telecommunication first, then the MHA second, and भारत संचार निगम लिमिटेड जिसको हम बोले थर्ड पार्टी, इन तीनों के बीच में यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट ओवर द नेक्स्ट 6.5 years, दैट मीन्स 6.5 years के अंदर यहाँ पर टोटल 1117 बॉर्डर्स आउटपोस्ट के पास यहाँ पर 4G मोबाइल सर्विस जो है वो यहाँ पर पहुँचाने का काम जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा कौन, MHA, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड भारत संचार निगम लिमिटेड जिसको हम बोलते हैं BSNL। It will cover 1117 borders outposts and intelligence posts of the armed force and the intelligence bureau. Okay, then the last point is 4 border outposts, 3 helipads and 48 kilometers of road constructed along the China border this year. अब देखिए साल के एंड हो रहा है तो MHA जो है वो यहाँ पर ये रिपोर्ट भी कल रिलीज किया है कि टोटल इस साल में हम 4 बॉर्डर आउटपोस्ट जो है वो यहाँ पर बनाए हैं, 3 हेलीपैड्स यहाँ पर बनाए हैं जो भी इंडिया और दूसरे कंट्री के जो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर है उस बॉर्डर के पास टोटल 4 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाया हुआ है इंडिया, 3 हेलीपैड्स 2023 के अंदर। ओके, देन 48 किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्टेड अलोंग द चाइना बॉर्डर दिस ईयर, इंडिया और चाइना के बॉर्डर में यहाँ पर टोटल 48 किलोमीटर का जो रोड है वो यहाँ पर इस साल कंस्ट्रक्ट हुआ है। ऑफ 379 लद्दाख विलेजेस अप्रूव्ड फॉर 4G सेचुरेशन, और लद्दाख यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इस साल 379 विलेजेस को यहाँ पर 4G कनेक्टिविटी का जो सुविधा है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। 4G सेचुरेशन मोबाइल टावर सेटअप ओनली 9 साइट्स दिस ईयर। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, देखिए 4G मोबाइल सर्विस टोटल 1117 बॉर्डर आउटपोस्ट टोटल नेक्स्ट जो 6 से 6.5 ईयर्स तक यहाँ पर पहुँचाने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो यहाँ पर करने वाला है। देन उसका टोटल लागत जो है वो होगा आपका 1,545.66 करोड़। देन ये जो प्लान है उसको यहाँ पर कौन एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, देन सेकेंड वन इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA एंड भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। ओके, then the next news is NIA achieved 94.70% conviction rate in 2023। NIA दैट इज नथिंग बट आवर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पर साल के एंड पर ये रिपोर्ट रिलीज किया है कि 2023 में टोटल NIA का जो कन्विक्शन रेट है वो यहाँ पर 94.70% है। इसको अगर हम एग्जांपल के तहत समझेंगे, लेट्स सपोज सोचिए कि 2023 में ऐसे 100 ऐसे पर्सन है जिनको NIA जो वो अरेस्ट करना चाह रहा था, तो उनमें से 94.70% दैट मीन्स लगभग 95% को NIA जो है वो यहाँ पर अरेस्ट कर चुका है। ओके, न्यूज़ क्या है वो देखिए, The National Investigation Agency NIA has achieved a phenomenal conviction rate of 94.70%, arrested 625 accused। That means वो जो 94.70% conviction rate है उसके अंदर टोटल 625 accused को यहाँ पर अरेस्ट किया है एंड attached assets of worth ₹56 crore in 2023। That means ये जो 625 accused है उनका जो assets है उनका टोटल वैल्यू 56 करोड़ रुपीज़ को भी यहाँ पर जब्त कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं NIA जो है वो किसको यहाँ पर अरेस्ट करता है, कौन सा फील्ड का जो टेररिस्ट है अपराधी है उनको अरेस्ट करता है वो देखिए। द एजेंसी क्रैक डाउन ऑन द नेक्सस बिटवीन द प्रो खालिस्तान ऑपरेटिव्स, फर्स्ट थिंग, गैंगस्टर एंड ड्रग्स स्मगलर्स, सेकेंड थिंग, एंड ऑल्सो कैरिड आउट ऑपरेशन अगेंस्ट द मॉड्यूल्स लिंक इन द इस्लामिक स्टेट IS एंड अदर बैंड टेरर आउटफिट्स। जो कि इंडिया के अंदर अगर कोई गैंगस्टर है, कोई ड्रग स्मगलर्स है, कोई यहाँ पर प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ है, देन अगर कोई भी यहाँ पर इस्लामिक स्टेट IS के साथ यहाँ पर किसी का अगर लिंक है, और अगर कोई भी यहाँ पर टेरर आउटफिट्स दैट मीन्स कोई भी यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको यहाँ पर बैन किया गया है
फिर भी आप उस टेररिस्ट और मतलब जो भी बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ यहाँ पर जुड़े हैं, तो उन्हीं सभी व्यक्ति को यहाँ पर एनआईए जो है वो यहाँ पर अरेस्ट करता है। ये तो हो गया आपका 2023। तो यहाँ पर एनआईए जो रिपोर्ट रिलीज किया है उसको यहाँ पर 2022 के साथ भी यहाँ पर कंपैरिजन किया है। वो कंपैरिजन क्या है वो देखिए। देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ नियरली 28% इन द नंबर ऑफ अरेस्ट कंपेयर टू 490 इन 2022। दैट मीन्स 2022 में एनआईए टोटल 490 ऐसे पर्सन है जिनको यहाँ पर अरेस्ट किया हुआ था एक्यूज को, बट इन 2023 इट्स इंक्रीज टू 28% एंड reached up to 625 accused. Okay, among those arrested were 65 related to the IS. That means 2022 के अंदर टोटल जो 490% यहाँ पर अरेस्ट हुए थे उनमें से 65% जो है वो यहाँ पर रिलेट हुए थे IS के साथ। बट 2023 के अंदर कौन सा फील्ड में से कितने यहाँ पर अरेस्ट हुए उसका डाटा अभी तक एनआईए रिलीज नहीं किया है। देन 114 इन अदर जिहादी टेरर केसेस and 45 accused of human trafficking, 28 accused of terrorist and organized criminal activities, and 76 linked to the left-wing extremism, that means LWE cases, the agency said on Sunday. देखिए आपको यहाँ पर नंबर जो है वो आपको याद नहीं रखना कि कौन सा फील्ड से कितने टेररिस्ट यहाँ पर अरेस्ट हुए हैं। बस आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ 65, 114, 45, 76। बस आपको यहाँ पर ये चीज़ याद नहीं रखना है क्योंकि ये रिपोर्ट अभी रिलीज हुआ है। तो आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि 2023 में कन्विक्शन रेट जो है वो 94.70% है। फर्स्ट थिंग, टोटल 625 एक्यूज जो है वो यहाँ पर अरेस्ट हुए 2023 में। अगर हम 2022 की बात करें तो आपको ये चीज़ बस याद रखना है कि 2022 में 490 यहाँ पर एक्यूज जो है वो यहाँ पर अरेस्ट हुए थे। और कंपैरिजन की बात करें तो 2022 और 2023 के बारे में अगर कंपेयर करें तो 2023 में 2022 के कंपैरिजन में टोटल 28% ज़्यादा यहाँ पर एक्यूज जो है वो यहाँ पर अरेस्ट हुए हैं एनआईए के द्वारा। ओके, देन द नेक्स्ट, उधमपुर नियरिंग 100% सैचुरेशन इन विकसित भारत संकल्प यात्रा स्कीम। यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है वो नवंबर 15 को यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का यहाँ पर शुभारंभ किए थे। कहाँ से? खूंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। पहले हम देख लेते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो एम है वो क्या है, देख लीजिए। द विकसित भारत संकल्प यात्रा वाज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन नवंबर 15 फ्रॉम खूंटी डिस्ट्रिक्ट झारखंड टू सैचुरेट द बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम अक्रॉस द नेशन। दैट मीन्स हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी यहाँ पर स्कीम है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम्स है वो सारे स्कीम का जो फायदा है वो ग्राउंड लेवल में लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक स्कीम यहाँ पर अनाउंस किया था, जिसके तहत लोग जो है जो उनके अधिकारी हैं वो गांव-गांव में जाएंगे और उनको जो गांव के जो लोग हैं उनको ये बोलें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, आपको इस स्कीम के तहत यहाँ आपको लाभ लेना है। लेट सपोज सोचिए कुछ दिन पहले, दैट मीन्स कुछ मंथ पहले यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर विश्वकर्मा स्कीम लागू किए थे। बट अभी अगर आप गांव के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको विश्वकर्मा स्कीम क्या है उनको पता ही नहीं है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जितने भी यहाँ पर पंचायत यानी ग्राम पंचायत के तहत कोई भी यहाँ पर लोग हैं जिनको अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी यहाँ पर स्कीम लॉन्च किया गया उनको अगर उस स्कीम का बेनिफिट्स अभी तक नहीं मिला है तो इस संकल्प यात्रा के तहत उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा। ओके, और ये कब स्टार्ट हुआ था? आपका नवंबर 15 को स्टार्ट हुआ था खूंटी डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर। देख लीजिए, तो उनमें से अभी न्यूज़ क्या है वो देखिए कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ये एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100% सैचुरेशन पहुंच गया। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितने भी स्कीम यहाँ पर अनाउंस हुआ है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी स्कीम को यहाँ पर लॉन्चेस किया है, उधमपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे का सारे स्कीम यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। नियर टू द 100% सैचुरेशन, कुछ दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑल द विकसित भारत संकल्प यात्रा स्कीम एज वेल एज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर नियरिंग 100% सैचुरेशन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधमपुर। और ये कौन से स्टेट के अंदर आता है? सॉरी, अभी तो हम स्टेट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है। टोटल फुटफॉल इन हेल्थ कैंप्स क्रॉसेस 2 crores इन ओवर 1 लाख ग्राम पंचायत इन अर्बन लोकल बॉडीज। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक रिपोर्ट ये भी रिलीज किया है कि जब से विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्कीम जो है वो लॉन्च हुआ है, दैट मीन्स नवंबर 15 के बाद टोटल 45 डेज के अंदर
टोटल यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट्स 2 करोड़ पीपल को यहाँ पर मिल चुका है, ओवर 2 करोड़ पीपल, एंड उसके अंदर टोटल 1 लाख ग्राम पंचायत जो है वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। ओके, देन अंडर द ऑनगोइंग विकसित भारत संकल्प यात्रा द क्यूमुलेटिव फुटफॉल हैज रीच टू 2 करोड़ 10,24,874। ये है आपका एक्चुअल डाटा। यहाँ पर ये बोल दे कि हेल्थ कैंप्स के द्वारा बेनिफिट ओवर 2 करोड़ पीपल है, बट एक्चुअल डाटा जो है वो है 2 करोड़ 10,24,874 पीपल ऐसे हैं जिनको यहाँ पर हेल्थ कैंप्स के थ्रू यहाँ पर बेनिफिट्स मिल चुका है। ओवर 1 लाख ग्राम पंचायत यहाँ पर बोले थे, तो एक्चुअल फिगर ग्राम पंचायत जो है वो यहाँ पर है 1,08,500 ग्राम पंचायत के अंदर यहाँ पर अभी तक टोटल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हेल्थ कैंप्स का जो बेनिफिट है उनको यहाँ पर मिल चुका है। ओके, द नेक्स्ट न्यूज इज जम्मू कश्मीर टेरर इंसिडेंट्स फेल्स टू 44 इन 2023 फ्रॉम 2 to 8 in 2018। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA यहाँ पर साल के एंड पर ये भी यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज किया है कि जब से 2019 से 370 आर्टिकल को जम्मू कश्मीर के अंदर से हटाया गया है, और जब से जम्मू कश्मीर यहाँ पर एक UT बन चुका है, अगर हम कंपैरिजन करें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का, तो ईयर टू ईयर बेसिस पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का जो यहाँ पर है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका ग्राफ यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। उसका जो यहाँ पर आंकड़े हैं वो यहाँ पर MHA दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर रिलीज किए हैं, वो यहाँ पर देखते हैं। The Home Ministry in a year-ended accounts of its action and achievements said terrorist initiated incident in Jammu Kashmir were down to 44 in 2023. That means total यहाँ पर terrorist incident कितने हुए हैं? 44 terrorist incident हुए in 2023 में। अगर हम 2018 के साथ इसको कंपेयर करें, क्योंकि 2019 में आपका आर्टिकल 370 को यहाँ पर हटाया गया था, तो यहाँ पर 370 आर्टिकल हटाने से पहले जो 2018 का जो ईयर था, उस 2018 में टोटल 228 टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुए थे। बट अगर हम 2023 की बात करें तो टोटल 44 यहाँ पर टेररिस्ट इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ग्राफ जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, वो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पर दर्शाना चाहता है। Now the next thing is during the period under comparison, encounters fell to 48 from 189। 2018 में टोटल एनकाउंटर हुए थे 189, बट 2023 में टोटल 48 यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। देन सिविलियंस किल्ड 13 फ्रॉम 55, दैट मीन्स 2018 में टोटल 55 सिविलियंस के यहाँ पर डेथ हुआ था, बट 2023 में टोटल 13 सिविलियंस के यहाँ पर डेथ हुआ है। अगर हम सिक्योरिटी पर्सनल की बात करें, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर इंडियन आर्मी की बात करें, तो 2018 में टोटल 91 यहाँ पर इंडियन आर्मी का यहाँ पर डेथ हुआ था, बट अगर 2023 की बात करें तो टोटल 26 यहाँ पर इंडियन आर्मी के जवान है उनका यहाँ पर डेथ हुआ है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ एक बोल सकते हैं कि 2019 में जब से यहाँ पर आर्टिकल 370 को यहाँ पर इम्पोज ऑफ किया गया है, उस दिन से दैट मीन्स हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं ईयर टू ईयर बेसिस पर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का जो भी यहाँ पर आंकड़े हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर ग्राफ जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। Tourism sector in the Union Territory of Jammu and Kashmir saw unprecedented growth of 2023 with more than 1.9 crore incoming tourists। अब देखिए, जब से यहाँ पर 370 को यहाँ पर हटाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, तो हम ये बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर कम जरूर हुआ है। उससे पहले टेररिस्ट एक्टिविटी इतना ज़्यादा था कि कोई भी टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर जाना ही नहीं चाहता था। तो इसलिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर ये भी जो रिपोर्ट वो रिलीज किया कि 2023 में टोटल 1.9 करोड़ यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर आए हैं, एंड दिस इज ए वेरी ह्यूज नंबर। ओके, बट उन्होंने 2018 के साथ इसको कंपैरिजन नहीं किया है, बस उन्होंने ये डाटा रिलीज किया कि 2023 में टोटल 1.9 करोड़ टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर आए हैं। इट्स ऑब्वियस कि 2018 में कभी भी 1.9 करोड़ पीपल जो है वो यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर नहीं गए होंगे, बिकॉज 1.9 करोड़ दैट इज नथिंग बट 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ पीपल अगर एक स्टेट के अंदर यहाँ पर टूरिस्ट बन के जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो दिस इज ए वेरी ह्यूज नंबर। ओके, सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज करंट अफेयर सेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर्स क्विज सेशन। हम यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ और बोल देते हैं कि जो भी यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्विज सेशन होता है वो आपका करंट न्यूज़ के ऊपर होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन पहले का जो भी करंट न्यूज़ होगा उसके ऊपर हम क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2-3 दिन पहले का भी क्वेश्चन पेपर के साथ करंट न्यूज़ को अगर हम लिंक करके पढ़ते जाएंगे तो आपको पास्ट में भी क्या हुआ होगा उसको भी आप जो न्यूज़ है वो भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट करंट अफेयर्स क्विज क्वेश्चन है वो है आपका, हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था।
देन अगर हम यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, देन यहाँ पर कौन ऐसे हैं जिनको यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली राजस्थान के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर पोस्टिंग किया गया है। देन द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वासुदेव देवनानी। ओके, देख लीजिए, फॉर्मर मिनिस्टर एंड 5 टर्म बीजेपी एमएलए वासुदेव देवनानी वाज anonymously elected as the new speaker of the Rajasthan Assembly. Devnani is the first Sindhi to become speaker in Rajasthan Assembly. आप ये चीज़ भी याद रखना होगा कि जो यहाँ पर वासुदेव देवनानी यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट मीन्स यहाँ पर स्पीकर बने हैं राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो आपका फर्स्ट सिंधी है जो कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर स्पीकर बने। ओके, अगर हम प्रोटेम स्पीकर की बात करें, देन कालीचरण सरब जो है वो यहाँ पर बने प्रोटेम स्पीकर। ओके, then the next question is which sport is being introduced in 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात करें तो दिस टाइम जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है वो आपका यहाँ पर हो रहा है 6th नंबर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि जनवरी 19 से लेकर जनवरी 31 तक यहाँ पर कंडक्ट होने वाले, कहाँ पर, तमिलनाडु में। और इसका जो ऑर्गेनाइज प्लेस है वो है आपका चेन्नई, तिरुचि, मदुरई एंड कोयम्बटूर। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि हुई स्पोर्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, देन द आंसर इज स्क्वैश। स्क्वैश ऐसा गेम है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर पहले बार यहाँ पर इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमन्य फोर्ट दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच रीजन। देखिए, द आंसर फर्स्ट वन इज सहारा, गोलन हाइट्स, साइबेरिया एंड अलास्का। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, साइबेरिया। ओके, then the next question is consider the following statements regarding first one, first generation biofuels are made from sugar, starch, vegetable oil और animal fats। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में भी आपको ये पूछा जा रहा है कि जो बायोफ्यूल है उसके यहाँ पर जनरेशन का जो सोर्सेस है वो क्या है। देखिए, 3 टाइप्स ऑफ जनरेशन सोर्सेस है, फर्स्ट वन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो है यहाँ पर बायोफ्यूल जो बन के रेडी होता है वो होता है आपका शुगर और वेजिटेबल ऑयल से और आपका जो एनिमल्स होते हैं उनके फैट से होता है, बनता है। अगर हम सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल की बात करें तो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल जो प्रोड्यूस होता है वो आपका होता है नॉन क्रॉप से। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो यहाँ पर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक आपका जो एल्गी होते हैं उस एल्गी से यहाँ पर बनता है क्या, आपका बायोफ्यूल्स। ऑप्शन 1 में दिया गया कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स आर मेड फ्रॉम शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट्स, दिस इज द राइट। देन द सेकंड ऑप्शन इज सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, ये गलत है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी से आपका थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो ये आपका गलत है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन फूड क्रॉप्स सच एज सेलेस्टिक बायोफ्यूल्स एंड वेस्ट बायोमास, ये भी आपका गलत है क्योंकि नॉन फूड क्रॉप से जो बायोफ्यूल जनरेशन होता है वो आपका होता है सेकेंड जनरेशन से। दैट मीन्स ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को यहाँ पर अल्टर कर दिया है, ऑप्शन 2 को ऑप्शन 3 में रख दिया और ऑप्शन 3 को ऑप्शन 2 में रख दिया है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं ऑप्शन 2 भी गलत है और ऑप्शन 3 भी यहाँ पर गलत है। देन हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली 1। ओके, then the next question is recently the Ministry of Jal Shakti released a document which is the first census of water bodies in India। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो सेंसस ऑफ वाटर का एक रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर रिलीज किया है टू सी द टोटल इंडिया के अंदर कौन सा वाटर बॉडी में सबसे ज़्यादा शेयर है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू इट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज है द मैक्सिमम शेयर अक्रॉस द इंडिया। द राइट आंसर इज पॉन्ड्स। पॉन्ड्स का यहाँ पर टोटल जो आपका शेयर है वो है आपका 59.5%। आप इसको भी याद रख लीजिएगा। टोटल जो सेंसस यहाँ पर रिलीज हुआ है उनमें से जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वाटर बॉडी शेयर करते हैं तो उनमें से आपका पहले नंबर पे है आपका पॉन्ड्स एंड उसका जो शेयरिंग नंबर है वो है आपका 59.5%। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज करंट अफेयर सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई एम गोइंग टू अपलोड द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द सडन नोटिफिकेशन। एंड once again to all of you wish you a very happy new year 2024। see you in the next morning। तब तक के लिए थैंक यू।